जो चलाई जा रही है ताकि उसको एड्रेस किया जाए। कल मैंने एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी थी, लेकिन क्योंकि वो माशाल्लाह इतनी डिटेल्ड थी कि काफ़ी लंबी हो गई, तो मैंने फिर ये सोचा कि हम एक अलग से करके आज फोकस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे दूसरे इशू पे जो कि डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड है। तो कल 9/11 थी और जैसे कि कल आपको पता भी है कि कल पूरे 3 साल हो गए मुझे ओथ लिए हुए एज मिनिस्टर ऑफ मैरी टाइम। कुछ चीज़ें हमने की जो बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें हैं हम नहीं कर सके। सब कुछ तो ठीक नहीं हो सकता ना, अल्लाह की ज़ात के अलावा तो सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें हम करने जा रहे हैं और प्लान्स क्या है मैं सब आपसे शेयर करूँगा। मैं पहले ख़ास तौर पे अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करा दूँ। सबसे पहले नादिर वराइद साहब हैं जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं KPT के, और KPT चेयरमैन से पहले ये 1 सवा साल हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी मैरी टाइम इस्लामाबाद में भी थे, तो उनको भी अब काफ़ी तजुर्बा हो चुका है मैरी टाइम का, क्योंकि बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है ये। और अक्सर मैं देखता हूँ लोग बात करते हैं, और मैं ख़ुद भी जब नया था तो इसकी टर्मिनोलॉजी भी समझ में नहीं आती थी, पता ही नहीं था कि इसका मतलब है क्या। उसके बाद मैंने एडमिरल हसन नासिर साहब, आपको पता होना चाहिए कि ये इससे पहले जब ये स्टिल नेवी में सर्व कर रहे थे तो ये शिपयार्ड है नेवी का 5-6 साल इन्होंने चला के, ये इनका एक क्रेडिट है कि इन्होंने इसको बड़ा टर्न अराउंड किया था शिपयार्ड को। लेफ़्ट पे मेरे सेक्रेटरी साहब हैं रिजवान साहब का भी मैरी टाइम का तजुर्बा बहुत इसलिए हो गया है कि वो पहले TCP चेयरमैन थे, तो जो भी चीज़ें पोर्ट होती थी वो सारे यादों से होती थी। उसके बाद वो फिर दो साल तकरीबन 2 साल चेयरमैन PNSC भी रहे, और वहाँ से फिर हम 2 साल से ये सेक्रेटरी मैरी टाइम है, तो इनको भी कोई 5 तकरीबन साल हो गए इन दिस सेक्टर, मैरी टाइम सेक्टर। और लेफ़्ट पे हमारे शकील साहब भाई है, शकील मंगरेजो साहब, जो कि इससे पहले आजकल PNSC के चेयरमैन हैं, और PNSC चेयरमैन से पहले ये DG पोर्ट एंड शिपिंग थे, तो उनको भी तजुर्बा अब 3-3.5 साल का हो गया है इस फील्ड। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हज़रत महमूद मौलवी साहब मेरे भाई भी हैं, और पहले दिन से क्योंकि इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में। एक ज़माने में ये इनकी अपनी शिपिंग कंपनी भी थी और अपने जहाज़ भी थे, और इन्होंने बोर्ड्स में सर्व करने के बाद ज़बरदस्त हमारी हेल्प की है पूरे सेक्टर की। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे मैं आपको बताऊंगा कि महमूद मौलवी साहब की इन्वॉल्वमेंट से मुल्क का डायरेक्ट कितना फ़ायदा हुआ है, कितने 100 करोड़ रुपए बचे। एक काम अगर यूं कर लेते तो इतना नुकसान होना था, इतना खर्चा होना था, और यूं किया तो कितना फ़ायदा हुआ। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको ऐसे PM ऑन मैरी टाइम भी तैनात किया। सो मौलवी साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए जी, 3 साल जब हम आए थे, तो जब मैंने ओथ लिया था, जैसे कल आपसे बताया भी और आपको पता भी है, सेकंड बैच था। पहले बैच में हम नहीं थे, 3 हफ्ते बाद एक सेकंड बैच आया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा कि आपके पास 2-3 हफ्ते हैं, आप सारा कुछ समझ लें। ये मेरे लिए बिल्कुल नया सेक्टर था, और अक्सर जब मैं बैठ के जब मिलता था लोगों से, इवन बिफोर ओथ लेने से पहले भी और ओथ देने के बाद भी, और आज तक बहुत सारी चीज़ें आदमी सीखता है। तो बड़ी सारी टेक्निकल चीज़ें थी जो कि कराची में रहते हुए हमें नहीं पता कि समंदर में होती हैं, और जो स्पेसिफिक कवर कर रहे हैं लोग इस सेक्टर को, वो भी सीख रहे हैं, बिकॉज इंसान हमेशा सीखता है। तो ये कॉन्स्टेंटली, इतना बड़ा फील्ड है, कॉन्स्टेंटली इंसान सीखता है। और आगे जाने से पहले ये भी बता दूं कि इस मिनिस्ट्री के बारे में मशहूर किया था कि ये बहुत बड़ा खांचा मिनिस्ट्री है। लेट्स बी सच बात करें, इतनी कोई सीरियसनेस थी नहीं, बिकॉज एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि मैंने आके वजीर बनने के बाद ही सीखी। उसे कहते हैं, नेवी की ज़बान में कहते हैं सी ब्लाइंडनेस। सी ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि समंदर में लोग शायद घूमने चले जाते हैं,
जहाज़ जा रहा है देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं लोगों को पता नहीं है। और अफसोस है कि पाकिस्तान में इस सेक्टर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से पहले शायद किसी ने इतने गौर से देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। उन्होंने कहा जी लगा दो मिनिस्टर, बस ठीक है, माल आ रहा है, माल जा रहा है। ये नहीं सोचा कि उसको इन्हांसमेंट कैसे हो सकती है, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। 80% आपका जो FBI कलेक्ट होता है कस्टम, वो भी पोर्ट से होता है। आपकी 80% एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या ट्रेड, वो भी पोर्ट से होती है। और जब भी मईशत की बात करते हैं, आपके टीवी चैनल्स पे जब दिखाते हैं जी मईशत ऊपर चली गई, मईशत का पहिया चल तेज़ हो गया, या मईशत का पहिया रुक गया या चल गई, मज़े की बात यह है कि वो दिखा रहे होते हैं पोर्ट और कंटेनर उठ रहे हैं, कंटेनर जहाज़ लग रहे हैं। ये ज़रूर दिखाते हैं मईशत की जब बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या इंटेल करता है, लोगों ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। तो पहली चीज़ जब हम आए, तो जब हमने रिसर्च की थोड़ी, तो हमें एक लव सीखा ब्लू इकॉनमी। जब उसके ऊपर रिसर्च की, वर्ल्ड बैंक की स्टडीज़ पढ़ी, तो ब्लू इकॉनमी हर वो चीज़ है जो कि समंदर और कोस्ट से डायरेक्टली रिलेट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करती है। तो आपके पोर्ट्स हो गए, ब्लू इकॉनमी का हिस्सा है। जहाज़ रानी हो गई, बंदरगाह के बाद जहाज़ रानी हो गई, शिपिंग ब्लू इकॉनमी का हिस्सा है। आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री, सारी दुनिया भर में इंडस्ट्री लगती है समंदर के करीब, ताकि कॉस्ट कम हो ट्रांसपोर्टेशन की। तो पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल पोर्ट है, और एक ज़माने में जब KPT डिसाइड हुआ था, तो KPT भी एक ट्रेडिंग इंडस्ट्रियल पोर्ट ही था। वो और बात है कि हमने इतने सालों में जो KPT की इंडस्ट्रियल लैंड बननी चाहिए थी, जहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, या जहाँ पे और कुछ हो सकता था, वो सारे इंक्रोचमेंट्स और कब्जे हो गए। जितना हाइड्रोकार्बन आता है पाकिस्तान में, यानी कि गैस या LNG या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्नेस ऑयल, मो गैस, HSD, जो भी तेल सारा, या कोयला जो आप इंपोर्ट करते हैं, वो सारा समंदर पे आता है। और बहुत सारे प्लांट्स, पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स समंदर पे ही लगे हुए हैं, पोर्ट कासिम में लगे हुए हैं। चौथा, पांचवा, फिशरीज। दुनिया में जंगें होती हैं फिशरिंग सेक्टर के ऊपर। जो इंग्लैंड का फ्रांस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है, जो इशू है ब्रेग्जिट में, वो फिशिंग राइट्स के ऊपर है। और आपको याद होगा जंगें हुई हैं इसके ऊपर, फिशिंग राइट्स पे, कि ये टेरिटरी हमारी फिशिंग की है और ये टेरिटरी आपकी फिशिंग की है। क्योंकि बाउंड्री समंदर में डिफाइन करना मुश्किल है। यहाँ तो आप फेंस लगा देते हैं ना, समंदर में तो नहीं लगा सकते। अक्सर पकड़ी जाती हैं हमारी किश्तियाँ, वो ज़रा सा उधर चले गई, वो इंडियन वाले बॉर्डर इंडिया पकड़ लेते हैं, और हम भी इंडियन की किश्तियाँ बहुत सारी पकड़ के रेस्ट करते हैं जो हमारी तरफ आ जाती हैं। तो फिशरीज इज़ अ बिग सेक्टर। अरे वियतनाम की फिशरीज एक्सपोर्ट 9 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई है। हम अभी 500 पे हैं, क्योंकि 2008 से वो डीप सी फिशिंग पॉलिसी के इश्यूज थे, वो हमने, वो मैं आ रहा हूँ आगे। सो फिशरीज इज़ अ बिग सेक्टर। और ये जो शहर है जिसका नाम कराची है, वो पहले कराची था, वो माई कराची की सारी तारीख आपको पता है। ये सारा फिशरीज का सेक्टर था। बलूचिस्तान का अभी भी जो पूरी कोस्टल इकॉनमी है, वो होटल से और कोस्टल टूरिज्म से नहीं चल रही, वो फिशरी से चल रही है। और ये आखिरी सब्जेक्ट जो मैं कहता हूँ, कोस्टल टूरिज्म। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप बाहर गए, आपने देखा कि समंदर पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी हैं। बीच फ्रंट, जब इश्तिहार आता है ना, बोलते बीच फ्रंट प्रॉपर्टी, उसके 50% ज़्यादा हैं भले पीछे वाले घर से। हमारे बीच फ्रंट पे माशाल्लाह सारी इंक्रोचमेंट्स कर दी गई। हमारा बीच फ्रंट तबाह है, और आखिरी क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली रिलेटेड है। बिकॉज ये मैनग्रोव्स आप देख रहे हैं, या पोल्यूशन जो समंदर में हम करते हैं गंदा पानी फेंक के, या कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे जब आप नहीं कर सकते तो वो सारा कचरा बह के समंदर में जाता है, तो वो डायरेक्ट नहीं, ठंडा नहीं चाहिए, डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज को वो इफेक्ट करता है।
अभी भी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर जब कराची आए थे, फिर यहाँ से सीधा बलूचिस्तान गए और एक मियानी होर में जाके वहाँ पे उन्होंने मैनग्रोव प्लांटेशन की। तो जो क्लाइमेट चेंज दुनिया में सारा चल रहा है और ये इकोसिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है ये मैनग्रोव प्लांटेशन। सो ये 5, 6, 7 सेक्टर सारे के सारे डायरेक्टली रिलेट करते हैं ब्लू इकॉनमी से। हमने जी बारी बारी कुछ चीज़ें शुरू की। अब मैं आ जाता हूँ कि हमें क्या मिला था। मैंने आपको ब्रीफ थोड़ा सा कर दिया है और बता दूँ उसमें हमें मिला कराची पोर्ट ट्रस्ट, जो कि कहा जाता है कि जिन्ना साहब ने पहला जो साइन किया था गवर्नर जनरल बनने के बाद, वो सेंट्रल बैंक के, उस वक्त स्टेट बैंक नहीं सेंट्रल बैंक बना था। और वो बना तो नहीं था क्योंकि पैसे तो हिंदुस्तान से शुरू में प्रिंट हो गए थे, लेकिन सेट करने के लिए पहला गवर्नर स्टेट बैंक या गवर्नर सेंट्रल बैंक, और दूसरा जो नोटिफिकेशन साइन किया था वो चेयरमैन केपीटी का था, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर बेस था, वो अंडरस्टैंड करते थे। हमें केपीटी मिला जिसके अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट है। हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक चल रही होती है कि जी देखें जी कराची वालों को नहीं दे रहे। अगर कराची वालों की तादाद, और मैं खुद कराची वाला हूँ, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ कि जी मैं कराची वालों को नौकरी नहीं दूंगा। मैं क्लियर कर दूँ चीज़ें कर साथ साथ। यहाँ 70, 75 कितने 80% है आपका, यू क्रॉस्ड। जो एम्प्लॉयमेंट है वो अर्बन सिंध की है और कराची की ज़्यादा लोग हैं। अगर कराची के अंदर कोई पठान भाई रहता है और उसका डोमिसाइल कराची का, मैं उसको कराची वाला तस्लीम करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ? मैं क्या बोलूँ, तुम कराची वाले नहीं हो? जो 3 जनरेशन से यहाँ रह रहा है, दादा बाप बेटा भी नौकरी कर रहा है, वो कराची वाला ही है। ऐसे तो फिर कोई भी कराची वाला नहीं है। तो जो कराची में रह रहे हैं वो कराची वाले हैं भाई। सो कराची वालों की तादाद इतनी है। पीटी का एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट 2010 से हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं था। तो अगर आके ये कह दें कि जी हमने इतना फायदा किया इतना नुकसान किया, बोले जी मान लेते हैं आपकी बात, यही कह सकते हैं ना, मान लेते हैं, क्योंकि खोल के तो देखा ही नहीं कि जो वो कह रहे हैं ठीक है कि नहीं ठीक है। अरे आप कह रहे हैं कि जी कैमरे में, आपको कहते हैं कि इस कैमरे में टेप लगा हुआ है, मैं आपकी बात मान लूंगा। जब तक मैं खोल के नहीं देखूँ कोई टेप है कि नहीं है, या कोई ड्राइव में आप रिकॉर्ड करें नहीं करें, मैं आपकी बात ही मानूंगा। लेकिन सरकार के दायरे ऐसे नहीं चलते। इनक्रोच हुई भी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स गलत, ज़मीन की लीज़ों पे दबा के 2 नंबरियाँ, गलत चीज़ें इधर उधर बांटी हुई। स्टे ऑर्डर पे कोई 900 तो केसेस हैं इस वक्त केपीटी जिसके ऊपर कर रही है, उसमें से 700 के करीब केसेस ज़मीन के हैं, लैंड के ऊपर केसेस हैं। 6 महीने के लिए दिया था वेयर हाउस बनाने, वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, वो स्टे ऑर्डर हो गया है, उन्होंने आगे लीज भी बना के बेच दी, लोग रह भी रहे हैं, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लो जी केस चल रहा है। जो नई शादी होके आए थे उनके बच्चे 15 साल के हो गए उसी अपार्टमेंट में, वो कह रहे हैं जी अब तो स्टे ऑर्डर वाले भी रोके, बड़ा हमारे पास तो लीज है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। हाँ, और एफिशिएंसी, एक्चुअल पोर्ट ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, टग्स पुरानी 30-30, 35-35 BP की टग्स, दुनिया कहीं और चली गई है। जो ठीक हो रही है वो वर्कशॉप बंद, केपीटी का वर्कशॉप पिछले 14 साल से बंद है। हम तो नहीं थे 14 साल से, मैंने वजीर, हम क्या करा हमने वो हम आपको बताने जाएंगे। 14 साल से वर्कशॉप बंद है, छोटे छोटे काम करते हैं, 1302 बहाने आपको दे देंगे इसलिए बंद है। ये कोई नहीं बताएगा कि चल कैसे सकता है, मगर बंद है। उसके बाद आ जाए पोर्ट कासिम। अब पोर्ट कासिम इस वक्त प्रीमियर पोर्ट बन गया है पाकिस्तान का। वहां भी जमीनों में इंडस्ट्रियल स्टेट बांटी हुई, लोगों ने पूरी पेमेंट की, उनको जमीनें नहीं मिली हुई, पानी में जमीनें बेची हुई हैं। आप आए, आपने पेमेंट कर दी, जमीन हो गई, कागज हो गया, बोले सर जमीन कहाँ है, बोले वो तो अभी रिक्लेम करेंगे। वो 20 साल से घूम रहे कागज लेके कि यार अभी क्या हो गया।
लोगों ने दोनों तरफ से है, 10% 15% दिया और स्टे ऑर्डर ले लिया। अब 200-300 एकड़ में बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियल लैंड, कोई इशू लगा के स्टे ऑर्डर ले लिया, बैठे हुए। एक साहब 500 एकड़ पे बैठे हुए हैं, 500 एकड़ पे स्टे ऑर्डर है। आप उनसे पूछेंगे तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप पोर्ट कासिम से पूछेंगे आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों ही ठीक कह रहे हैं, तो फिर सोल्यूशन कैसे है? 2008 से इनका भी फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ था। एचआर के इश्यूज एक के बाद एक आदमी 3-3 चार्जेस पे बैठा हुआ। मैं सोचूं कि मैं वजीर हूं और महीने का खर्चा नहीं चल रहा और साहब आ रहे हैं, जितने की कफलिंग लगाए हुए हैं उतना मेरी तनख्वाह है महीने की, माशाल्लाह। बड़ा मज़ा आया सबको यहाँ पे, बिल्कुल सच बात बोलूँगा, झूठ नहीं। पीएनएससी, क्योंकि पीएनएससी एक पब्लिकली ट्रेडेड इदारा है, माने कि 13% उसका स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो ऑडिट उसका हर साल होना ज़रूरी हुआ है। और रिलेटिवली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मैनेजमेंट बेहतर है, रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन अपने क्या पोटेंशियल पे काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। जितना पोटेंशियल है उसके मेरे ख्याल में 20% पे काम कर रहा है, और मैं बड़ा जेनरसली आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएं और इदारे थे, कोफा, कुरंगी फिश हार्बर अथॉरिटी, जो कि डीप सी फिशिंग है आपकी, वहाँ को काम ही नहीं हुआ। वहाँ भी ज़मीनें बटी हुई, कुछ ज़मीनों पे कब्जे करवा दिए गए, और कब से वहाँ एमडी नहीं था, 10-12 साल से एमडी कोई नहीं था वहाँ, एमडी कोफा ही नहीं था, बस ही चल रहा था, बोर्ड ही नहीं था, कोई बोर्ड, हमने बोर्ड बनाया, बोर्ड भी नहीं था वहाँ पे, बस चल रहा था। 2015 से बोर्ड नहीं था। आ जाएं आप, फिर एक पीएमए पाकिस्तान मैरीटाइम एकेडमी, जहाँ पे आप सेलर्स और सी फेरर्स ट्रीट करते हैं। फिर आपका एमएमडी है, जो डीजी पोर्ट एंड शिपिंग ऑफिस के अंदर आता है, जिसमें जहाज़ रजिस्टर होते हैं, जहाज़ चेक होते हैं। शिपिंग ऑफिस है, सी फेरर्स। तब आप बैठे हुए बेचारे स्वाद से आ रहे हैं और यहाँ धक्के खा रहे हैं कि जी वो कार्ड बना दें हमारा, वो सी फेरर कार्ड ही कोई नहीं बन रहा। सो चैलेंज। फिर आ जाए गवादर का भी चैलेंज था कि वो हमेशा बचपन पैदाइश से पहले मेरे ख्याल में सुन रहे हैं कि गवादर पाकिस्तान में ये कर जाएगा पूरी। वो कब होगा भाई? हमारी पैदाइश तो हो गई, 54 ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हो ही जाए। वहाँ के भी कुछ इशूज़ थे और वो मैं आपको बताऊँगा जो हमने सॉल्व किए। तो ये तो थे ना चैलेंजेस, और हमें मिला क्या? एक तो उनके रीजनल इशूज़ हैं और एक उनके एक्चुअल इशूज़ थे। अब हम बताते हैं हमने किया क्या वन बाय वन। सबसे पहले तो ले लें जी, हमने पहले डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ों को, अच्छा एक माजरत के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा प्रेशर क्या था? अपने साथियों का, साथी एमएनएज, साथी हमारे पार्टी के, हुकूमत के लोग। प्रेशर क्या है सर? पहले तो नौकरियां बढ़ती थी, आप नौकरियां दे दें, आप नौकरी नहीं दे रहे, ये प्रेशर है। गलत बात नहीं करूंगा, रोज का प्रेशर है। सर देखें, पहले तो केपीटी ने ये ब्रिज बना दिया, पहले केपीटी ने अंडरपास बना दिया वो क्लिफ्टन वाला शॉन सर्कल पे, पहले केपीटी ने वो कुरंगी वाला फ्लाईओवर बना दिया। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे शहर के लिए। ये सब काम एक डिक्टेटरशिप के अंदर हुए थे। ये जो लीजें भी बहुत सारी बांटी गई, जो मैं कुछ का नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, वो डिक्टेटरशिप के अंदर हुए थे कि जी हुक्म आया कि ये करें, तो करना पड़ गया, क्योंकि नीचे जो बैठे थे वो भी यस सर थे, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। ज़मीनें बांटी, हाँ बांट दो। हमने पहली चीज़ क्या की, ये भी एक चैलेंज था, ये भी एक रोज़ आता है ना चैलेंज कि नौकरी के आ रहे हैं सर, ये वो नौकरी नहीं बांट रहे आप। अगर एक इदारा ओवर स्टाफ्ड है, पहले ही लोग उसमें ज़्यादा भरे हुए हैं, मैं सिर्फ अपनी, मुझे इसलिए, अगर पॉलिटिकल लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू एम्प्लॉयमेंट का होता है। हमने एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है कि बिजनेस फ्लरिश करे और लोगों को नौकरियां मिलें। हर आदमी सरकार में नौकरी करने का आ जाएगा तो फिर प्राइवेट एंटरप्राइज बंद करके सिर्फ सरकारी सरकार हो। अच्छा, एक चीज़ प्राइवेट एंटरप्राइज को दें तो वो फ्लरिश कर जाती है,
सरकार को दें, वो फाइलों में फंसी रहती है, क्योंकि इतने रूल्स हैं, पेपरा रूल्स हैं, कोई नैब से डर रहे हैं, कोई ये गलत है वो गलत है, पुराने सारे इतनी गड़बड़े हुई हुई हैं कि ठीक काम करने पे जाओ, आपका कोई इसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने फाइल यहाँ भेज दी, ये इनको भेज देंगे, ये इनको भेज देंगे, वो उनको भेज देंगे, वो घूम के मेरे पास आ जाएगी, मैं बोलूँगा हुआ कि नहीं, वापस उनके पास चली जाएगी, फाइल घूमती रहेगी, बट एक्चुअल डिलीवर नहीं हो रही। बिकॉज पहले अगर फाउंडेशंस में इतनी गलतियाँ हुई हुई हैं, इतने सुराख हैं कि लोग नहीं करना चाहते। इससे पहले कि मैं सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि जहाज़ फंसा और बगैर टूटे निकला। बाकी सारे जहाज़ यहाँ टूट के ही निकले, क्योंकि माशाल्लाह जहाज़ को फंस के टूटने में कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, रूल्स फॉलो नहीं करते। और बड़ा प्रेशर, मैं कोविड में था, ऐसा प्रेशर, ओ जी पता नहीं क्या हो जाएगा, जहाज़ टूट। वो जो तस्मान वाला जहाज़ था, क्या नाम था उसका, तस्मानियन स्पिरिट, वो जहाज़ जो था वो ऑयल टैंकर था, उसमें 90,000 टन था, 30,000 नहीं 90 था और एक टूटा था, 35,000 टन, और एक उसका टूटा तो वो 30,000 टन लीटर, 30,000 टन वो क्रूड ऑयल जो पानी में गिरा जिसने तबाही की, उसके केसेस आज तक चल रहे हैं। ये एक छोटा सा बोना सा जहाज़ 70-75 मीटर का, और लोगों ने मान लिया कि जी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ आके फंस गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ फंसा था स्विस कैनाल में कुछ महीनों पहले, उसमें थे 20,000 कंटेनर, 20,000 कंटेनर्स एवरग्रीन का, वो जो हवा से जहाज़ फंस गया था, इसमें थे 60 कंटेनर, आधे से ज़्यादा खाली। ये तो था बार्ज, माने बार्ज जिसे कहते हैं कि बड़ी ट्रेन आती है ना, ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, वहाँ से लोग रिक्शा में बैठ के चले जाते हैं ना, तो ये वो रिक्शा थी जहाज़ों की, वहाँ से ट्रेन तो नहीं आती थी, तो ये आसान ज़बान में ये था। इंजन इसका वीक था, 35 दिन इसने सेल करने के लिए लगाए, 32 दिन सिंगापुर से, जो कि 8 दिन का टाइम है। हवा इस तरफ चल पड़ी तो इंजन उसका वो ही नहीं ले सका, वो सेल करने के बाद वापस आ गया। खैर वो आप सुन चुके हैं। अब हमने क्या किया है जी, अल्लाह का शुक्र है वो जहाज़ निकल गया, पाकिस्तानियों ने निकाला है, पाकिस्तानी कंपनी ने निकाला है। हमने उसको पहले डीफ्यूल कर दिया था, 120 कितना उसमें लीटर डीजल था टन, वो हमने 100 टन निकाल लिया था, ताकि वो हमारा जो काम था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMO, उसकी कोई ग्लोबल रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। यहाँ नहीं होता जहाज़ को, हाँ जहाज़ निकल गया, अब हमने इसको डिटेन कर लिया। जब तक वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स पूरे नहीं करेंगे अपने, जब तक अपनी रिपेयर नहीं कराएंगे, जब तक हमारे ड्यूज़ नहीं बनेंगे, जहाज़ इधर ही खड़ा रहेगा, और जितने दिन खड़ा रहेगा ड्यूज़ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारी बर्थ पे खड़ा है। अच्छा जी, पोर्ट कासिम पे से शुरू कर देते हैं पहले जी, बड़े मज़े का फिगर आपको देने लगा हूँ। 1973 से 1973 में 73 में कॉन्स्टिट्यूशन ही बना था और पोर्ट कासिम भी बना था। 2018 तक पोर्ट कासिम ने जो प्रॉफिट कमाया, नुकसान नहीं हुआ, प्रॉफिट कमाया, जिसमें ज़मीनें वमीनों का भी सारे 2 नंबरी धंधे, ये वो सब कुछ मिला मुलू के, वो था 67 बिलियन रुपीस। ठीक है जी। 2018 सितंबर 9-11 में हमने टेक ओवर किया, 2021 जून 30 2021, ठीक कह रहा हूँ एडमिरल साहब, ज़मीन हमने बेची कोई नहीं, सिवाय हमने एक पूरी लैंड की प्राइस रिवाइज की। अच्छा पहले ये होता था कि ये सुन लेना, मार्केट की जो मार्केट वैल्यू है 4-5 करोड़ रुपए एकड़, और पोर्ट कासिम की जो वैल्यू है, जो ऑफिशियल वैल्यू है, वो 1.5 करोड़ रुपए एकड़, मार्केट में 5 करोड़। तो आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको 2 एकड़ ज़मीन दे देता हूँ, 3 करोड़ रुपए आपने जमा करा दिए, 2 करोड़ आपको मिल गए, बाहर निकल के आप इनको बेच दें 4 करोड़ रुपए एकड़ में, तो 5 करोड़, 3 करोड़ डाला, 5 करोड़ कमाया, अल्लाह खैर से अल्लाह। ये होता रहा।
ये होता रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने मार्केट से और ऑफिशियल रेट बराबर कर दिया। बड़ा हमारे पे प्रेशर आए ना करें, हमने कहा एक ही रेट रखो, ऑफिशियल रेट और मार्केट रेट, क्योंकि हम हर जगह कहते हैं ना यही होना चाहिए। जो यहाँ डीसी रेट अलग होता है, और आप डिफेंस में बंगला भी लेने जाएं तो आपको 20 करोड़ के बंगले में बोलेंगे जी डीसी रेट 12 करोड़ है, बाकी 8 करोड़ आप इधर उधर करके देते हैं। ये पाकिस्तान की रियलिटी है, गलत रियलिटी है, अफसोस है मुझे, और ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन है आज यही। वहाँ हमने एक ही कर दिया रेट, मार्केट रेट, और वो सिर्फ एक पार्सल ऑफ लैंड दिया है। ये मैं आगे फिगर बड़ा बता रहा हूँ आपको, एक पार्सल 35 एकड़ का, एक पार्सल बस। राइट एडमिरल साहब, 2018 से 1973 तक हमने किया 67 बिलियन इन प्रॉफिट्स। अब आप ये सुने, 2018 से 2021 तक 44 बिलियन। कोई कुछ सवाल तो पूछे कि 15 बिलियन आप महीने साल पे चले गए, पहले 1.5 बिलियन साल था, क्या किया हमने? पता नहीं क्या किया, शायद माल नहीं खाया और गलत डीलें नहीं की, हो सकता है। कुछ बिजनेस भी पाकिस्तान का बड़ा, लेकिन पहले भी इंपोर्टर है, हम तो इंपोर्टर एक्सपोर्ट पे चलते हैं ना। अच्छा जी, उसके बाद जितनी चीज़ें रुकी हुई थी, वो डूल कैरेज वे ख़राब है, पानी की लाइनें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का इशू है, बिजली नहीं पहुंची हुई, ये सारी चीज़ें हमने अप्रूव करवा के बोर्ड से, ईसीसी से, कैबिनेट से, सिर्फ मेरे ख्याल में डूल कैरेज वे का अब आपने देना है अगले कुछ दिन में। बाकी सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं ओपन टेंडर के थ्रू, और पोर्ट कासिम अब एक बाय द टाइम इंशाल्लाह वी आर डन, वो जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई ऐसे इंटरनेशनल पोर्ट में आप आएँ। पहले दिन से इसलिए नहीं किया कि पहले चीज़ें मैंने आपको बताया ठीक करने में टाइम लगता है, पहले वो जिक्सॉ पजल के पहले पीसेस सेपरेट करें, उसके बाद फिर बनाना शुरू करें। 5 नई बरतें बनेगी, मैं अब 7 क्या दी भी बताने हम करने क्या जा रहे हैं। और ये खुदा के वास्ते लिख लें, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना, क्योंकि पता है वजारत तो पीएम साहब इज़ द बॉस, तो अगर ये मैं जो अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ ये नहीं हुआ तो फिर आप जो भी पोर्ट कासिम के चेयरमैन हैं, जो भी फेडरल सेक्रेटरी होंगे, तो बोलिएगा वज़ीर ने ऐलान किया था बैठ के पूरी मीडिया के आगे, ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ 5 नई बरतें बनने जा रही हैं पोर्ट कासिम में, 5। 2 उसमें जो एलएनजी के जो 2 नए टर्मिनल हैं, और 3 नई बरतें जिसमें से 2 जनरल कार्गो के लिए हैं और एक इंटीग्रेटेड कंटेनर टर्मिनल, बिल्कुल हाईटेक वर्ल्ड क्लास डिजिटल पूरा का पूरा। डीपनिंग और वाइडनिंग होनी है चैनल की इन बर्तों को बनाने के लिए, और एक ऑल्टरनेट चैनल खोदना है, उसमें 55 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की ड्रेजिंग होनी है। वो तकरीबन अगर $5-6 की क्यूबिक मीटर भी है तो वो 300-350 मिलियन बन जाता है, आप देख लीजिए। हम वो पीएसडीपी से पैसे नहीं लेंगे, वो पोर्ट कासिम ने जो अपने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, अपने प्रॉफिट्स, उसी में से पेमेंट करेंगे। तो सरकार के पास जाके हमें फाइनेंस की डिपार्टमेंट में दस्तक अप्रूवल के लिए जाएंगे, क्योंकि पैसा सरकार का है, खर्चा ही अपना खुद करेंगे। तीनों ऑर्गेनाइजेशन कोई पैसे नहीं लेती। हाँ, ये बिल्कुल सेक्रेटरी, हम तीनों केपीटी, पीएनएससी, पोर्ट कासिम, हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, ये खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है। और ये तो हो गया डायरेक्ट पोर्ट का काम। पोर्ट में क्या डूल चार्जेस हमने इनको कह दिया ख़त्म कर दें। जो पोजीशंस खाली थी इनके पास मैनेजमेंट की, वो इश्तिहार एडवर्टाइज हो चुका है और वो मेरिट के ऊपर फैसला होगा। ये हो गया पोर्ट का काम। अब मैंने इनको डायरेक्शंस दी हुई हैं शहर के काम करने के लिए, क्योंकि ये पैसा सरकार का है, माने अवाम का पैसा है। इट इज़ ये जो पैसे पड़े हुए हैं ये मेरे नहीं है, इनके नहीं है, इनके नहीं है, ये अवाम के पैसे, हम सब के हैं। और शहर कराची को ये मैं आज दोबारा मीडिया पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कई दफ़ा कहता हूँ वो फिर भूल जाते हैं लोग नीचे वाले कि सर ये कब आपने कहा था। अब मैं मीडिया पे कह रहा हूँ आज की 10 सितंबर को पोर्ट कासिम ने हाइब्रिड बसें खरीदनी है। हाइब्रिड बसें खरीद के हमारे शहर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नहीं थी, एक ज़माने में, हमारे ज़माने में पॉइंट चलते थे, यूनिवर्सिटी का पॉइंट चल रहा है, एनईडी का पॉइंट चल रहा है, डाव का पॉइंट, वो तबाह बर्बाद हो गया। तो हम गिफ्ट करेंगे कराची यूनिवर्सिटी को, एनईडी को,
डाउ मेडिकल को, एसएमसी को और दाऊद इंजीनियरिंग को, ये 5 बड़े जो कॉलेज हैं, और शायद 1-2 और, हम ये खरीद के हम इनको गिफ्ट करेंगे टोटल। अच्छा, और ये खाली ये भी हो गया, मैं अभी अच्छा सवाल है मैं देने वाला था। दूसरा, मैंने इनको कहा है कि आप शारा, क्योंकि माशाल्लाह सिंध हुकूमत ने तो एक भी बस नहीं चलाई। वो मेरे पास एक क्लिप है, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त ने, वो पिछले 6 साल से कह रहे हैं बसें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, वो आई ही नहीं रही। वो नहीं शेर आया, शेर आया, बचपन में जब शेर आया तो किसी ने बात ही नहीं मानी। हैं बड़े अच्छे दोस्त मेरे वो, लेकिन बेचारे वो ये नहीं है, वो ठंडा नहीं किया। उसके बाद पोर्ट कासिम या खुद करे या केपीटी से मिला के करे, लेकिन मेरे ख्याल में खुद कर ले। पोर्ट कासिम से लेके और केपीटी तक शारा फैसल के ऊपर एक बस चलाएगी, अप एंड डाउन, और वो पब्लिक के लिए होगी। उसके स्पॉट्स होंगे जो होते हैं हाइब्रिड, अच्छे स्टैंडर्ड की, जिसमें लोग इज्जत से बैठ सकें। ये दकम दकी वाला सिस्टम नहीं कि खिड़की से लटक रहे हैं, दरवाजे से गिर रहे हैं, टायरों में आ रहे हैं। नो, प्रॉपर तरीके की बसें। टोटल मेरे ख्याल में 40 से ज़्यादा बसें होंगी, 40-42 वंस वी ऐड ऑल अप, ये दोनों में मिला के। पॉइंट्स में हम बड़ी यूनिवर्सिटी को 4 पॉइंट दे देंगे, कहीं 2 दे देंगे, हो सकता है ज़्यादा भी दे दें, वो हिसाब लगाएंगे। जैसे हमने फायर ब्रिगेड इस शहर में मंगाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, और फायर ब्रिगेड हर इंस्टीट्यूशन को दी हैं। अब फायर ब्रिगेड शहर में है ना, नज़र पहले नहीं थी, अब आती हैं, वो लोग भूल जाते हैं। आज आग बुझाने के लिए पहले केपीटी और पोर्ट कासिम की गाड़ियाँ भिजवाया करते थे, अब कम से कम हर जो साइट एसोसिएशन, कोरंगी, सबके पास हैं, और हम बाकी हमारे पास हमें भी दिए हैं, और केपीटी को, मतलब पोर्ट कासिम और केपीटी। इसी तरह हमने अब कहा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारा नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, तो भी स्टार्ट। तो ये CSR में पोर्ट कासिम खरीदेगा, उसका छोटा मोटा जो भी चार्ज होगा, जो पैसेंजर होगा वो देगा। खुद चलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैनेजमेंट कंपनी को आउटसोर्स करे जो कि प्रॉपरली चला सके। ये पोर्ट कासिम ने करना है, और 2023 हमारी हुकूमत जाने से पहले करना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ना पसंद आ रही हो किसी को बात, तो ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। अच्छा जी, ऑडिट पोर्ट कासिम का मैंने आपसे कहा था नहीं हुआ, वो अकाउंट्स ऑडिट 2016 तक अब हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं। आप सोचें, आज पोर्ट कासिम के बैंक में जो रिजर्व फंड है वो तकरीबन $800-900 मिलियन के बराबर पहुंच चुका है। रिजर्व फंड रुपए में, क्योंकि डॉलर अकाउंट तुम नहीं रख सकते, 800 पता नहीं कितने से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया। ऑडिट ही एक्सटर्नल नहीं हुआ। इतनी बड़ी जायंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिट होना बड़ा ज़रूरी है, वो करा के हम 2016 तक ले आए हैं। आ जाए जी केपीटी पे। केपीटी का हाल मैं आपको बता चुका था। केपीटी अब दोबारा रिवाइव होने जा रहा है जी। अगेन पहला काम हम कर रहे हैं, ये जो ईस्ट और वेस्ट वॉर्फ हैं, जो आप कराची से वाकिफ़ हैं, और अगर गूगल पे देख लेते हैं, ये 2 वॉर्फ हैं। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये ईस्ट वॉर्फ है, उस तरफ जो है वो वेस्ट वॉर्फ है, बीच में चैनल है आपका। एक बड़ा इशू था ट्रैफिक का, जो शहर का ट्रैफिक का इशू है, वो इंशाल्लाह जब अगली हुकूमत 2023 में PTI की आएगी सिंध में, तो वो हम उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन इंटरनल इशू जो ट्रैफिक का है, ईस्ट और वेस्ट वॉर्फ के बीच में एक ब्रिज बन रहा है, तो जो ट्रैफिक, इंटरनल ट्रैफिक है, वो अंदर से ही हो जाएगी। मैंने ईस्ट वॉर्फ से आए, यहाँ कंटेनर उतरा, जो अप नॉर्थ जाना है, ब्रिज अंदर क्रॉस किया, वेस्ट वॉर्फ से निकले, नॉर्दर्न बाईपास में बारों बार शहर से ट्रैफिक ख़त्म, एड्रेस हो जाएगा बहुत बड़ा। एक ब्रिज बड़े सालों से बंद पड़ा था, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चेयरमैन साहब का, नादिर साहब का, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया, एक ब्रिज खोल दिया है, तो जो कुछ ट्रैफिक केमाड़ी जाती थी, तो वो डायरेक्ट इधर से उधर क्रॉस करके डायरेक्ट ईस्ट वॉर्फ में चले जाती है। इनका भी ऑडिट 2010 से नहीं हुआ था, वो भी शुरू हो चुका है, थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हो चुका है, और अब वो स्पीड पकड़ गया है। आई एम होपिंग कि जब तक ये साल ख़त्म होगा, माने दिसंबर 31 तक, ये भी कैचअप कर जाएंगे। केपीटी को आप जो मिसाल मैं देता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, वो ये है, क्योंकि बंदर रोड इसलिए थी नाम, क्योंकि वो बंदरगाह जाती थी, और ये जो पुरानी मार्केट्स हैं खारादर की और ये लियारी और सारा,
ये बना इसलिए था कि ये पोर्ट के अतराफ था, इसलिए बना था ना, ये सारी ट्रेडिंग हब था कराची। लेकिन अब केपीटी शहर के बीच में आ गया तो ट्रैफिक के हमें बहुत बड़े मैसिव इश्यूज हैं। और अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम केपीटी के लैंड को ये कौड़ियों के दाम लीज नहीं करेंगे। ये जो सस्ते में दे दिया ना कि जी आपको दे दिया 25 लाख में, आपने घुमा के 40 करोड़ में बेच दिया, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा आपसे, ये हुआ है। 25-30 लाख में ज़मीन ली, 99 साल की लीज टर्न कन्वर्ट करवाई फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल से, और उसको आपने 30-40 करोड़ में बेच दिया। ज़बरदस्त धंधा था यार, ये पहले नहीं पता चला। आपको आज बता रहा हूँ इंशाल्लाह, अब इसलिए बता रहा हूँ, अब ये हो नहीं सकता, हमने रोक दिया ये। सो देयरफॉर अब हम इसकी ज़मीन को ऐसे नहीं फालतू फंड में नहीं बेच रहे, किसी एक भी नई लीज हमने नहीं दी है। और जो पुरानी चीज़ें हम उनको ठीक कर रहे हैं, पूरा डिजिटाइज कर रहे हैं। केपीटी में हमने 2 नए डिपार्टमेंट बनाए, एक और यहाँ पोर्ट कासिम में भी। पोर्ट कासिम में डीजी होते हैं, केपीटी में जीएम्स होते हैं। हमने MIS डिपार्टमेंट बनाया, जैसे IT या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज टेक्नोलॉजी जब आएगी तो ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और चीज़ें छुपना मुश्किल हो जाती हैं, छुपती नहीं है। तो इन्होंने भी इश्तिहार दे दिया है, इन्होंने भी इश्तिहार दे दिया है, टॉप लाइन एग्जीक्यूटिव रखेंगे जो कि डिजिटाइज कर दें इन दोनों पोर्ट्स के सारे सिस्टम को, अकाउंट्स और HR और शिप मैनेजमेंट और सारी चीज़ों को। दूसरा, केपीटी के अंदर हमने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, इसका नाम है केपीटी रेड का मतलब होता है रियल एस्टेट डिवीज़न। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया है ताकि ये रियल एस्टेट के जो सारे इश्यूज़ हैं, कब्ज़ों के, इंक्रोचमेंट्स के, फर्दर लीजेस के, वो करें। केपीटी कुछ दिन में अनाउंस करने लगी है, मैं आज अनाउंस कर देता हूँ, कराची में एक केपीटी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रही है, जिसमें इंक्यूबेशन, जो टेक कंपनीज़ के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उन टेक कंपनीज़ वहाँ पे आएँ, इंक्यूबेटर्स हों, एक दो बड़े एंकर्स होंगे, माने जो बड़ी कंपनीज़ होंगी, ताकि उसका, और फिर छोटी कंपनीज़ होंगी, और वो बिल्कुल ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉप ऑफ द लाइन जो ग्लोबली आप कर सकें, दुनिया में बने टेक सिटी, वो हम केपीटी बनाने जा रही है। अब आप पूछेंगे केपीटी का टेक से क्या काम है? केपीटी के पास ज़मीन है, केपीटी का DHA से भी कोई काम नहीं था, लेकिन 831 एकड़ या 871 या 831 DHA केपीटी की ज़मीन पे लीज हुआ है। पोर्ट कासिम का भी हुआ है बहुत बड़ा हिस्सा। केपीटी का अमेरिकन एम्बेसी से भी कोई काम नहीं था, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी को लीज केपीटी ने दी है। केपीटी का बीच लग्जरी और बोट क्लब से भी कोई काम नहीं था, लेकिन ये दोनों लीज है ना, बीच लग्जरी की और बोट क्लब की लीज, ये केपीटी की ज़मीन है, केपीटी देती है। केपीटी का ये जो PNSC की बिल्डिंग है, बनाई PNSC थी, ज़मीन केपीटी की है। आधी कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं ना शहर में, अक्सर समंदर पर रुकी हुई हैं, वो सब स्टे ऑर्डर्स हैं, वो सब केपीटी की ज़मीन है। तो ज़मीनें तो केपीटी की थी, और कोई ये ना मुझसे कहे कि नहीं थी, क्योंकि मैं अब आपको कोर्ट में जाके प्रूफ करने वाला हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले से हमारे को ये लीज की दी हुई है। ये कोई बड़े कहते थे ज़मीन, ओ भाई आप तो थे ही नहीं जब आपकी ज़मीन केपीटी की थी, और कब्जे आपने किए हुए हैं, वो हम लेके जा रहे हैं कोर्ट में। जो पूरी ज़मीन है, ये इस पर कब्जे करके आपने वेयर हाउस बनवाए अपने दोस्तों के, वो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ मैं। सो केपीटी विल डू थिंग्स, केपीटी करेगी काम शहर के लिए, अपनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइलोज भी हमने केपीटी को कायक बनाए, ग्रेन साइलोज, और वो ग्रेन टर्मिनल नहीं है इनके पास,